यूपी के रामपुर से अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार आजम खान ने 72 घंटे बाद अपनी तशहीरी मुहिम का दोबारा आगाज कर दिया है। आजम खान ने इंतखाबी रैली से जज्बाती अंदाज में खिताब करते हुए कहा कि मेरे साथ मुल्ज़िमीन जैसा सलूक किया जा रहा है, हुकूमत का बस चले तो मुझे गोलियों से छलनी कर दे। साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी हूं, मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूं, टेररिस्ट हूं, मैं देशद्रोही हूं, गद्दार हूं। शायद सुल्ताना डाकू के साथ, मान सिंह के साथ वो सलूक नहीं हो रहा होगा जो सलूक इस वक्त मेरे साथ है। मुझे अगर बस चले सरकार का और इंतजामिया का तो सामने खड़े करके गोलियों से छलनी कर दे। रोहित शेखर तिवारी पुरस्कार मौत मामले में दिल्ली की क्राइम ब्रांच हर पहलू से जांच कर रही है। रोहित की बेवा और करीबी रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। इस बीच रोहित की वालदा का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से रोहित और अपूर्वा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। रोहित पुरस्कार मौत मामले में उनकी वालदा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। नहीं, रोहित ने अपने आप डिसाइड किया था, लेकिन शादी के और 1 साल तक ये लोग मिलते भी रहे थे। फिर उसने अपनी दूरी भी बना ली थी, फिर लेकिन कई महीने के बाद ये दोबारा आई अप्रैल में। ये दिसंबर 2017 में जब हम लोग वहाँ 11 मार्च 2017 को चुनाव के बाद लखनऊ से यहाँ आए दिल्ली। उसके बाद इन दोनों मिले होंगे, कहीं मिलना हुआ होगा, ये जो भी है। मतलब मुझे अब मैं आपको सारी बातें पूरी डिटेल में मैं क्या बताऊं। तब से ये लोग दिसंबर 2017 तक मिलते रहे। उसके बाद रोहित ने कहा कि नहीं, मुझे ये मैरिज नहीं करनी है। 2 अप्रैल के दिन रोहित मेरे पास इसको लेकर के आए। मैंने दिसंबर के बाद पहली बार देखा अपूर्वा को, और अपूर्वा ने यही कहा कि मम्मी, रोहित ने और अपूर्वा ने दोनों ने मिलकर कहा कि हम लोग शादी करेंगे, हमने निर्णय कर लिया। रोहित शेखर के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश के दौरान कई लोगों का बयान भी दर्ज हो रहा है। हालांकि सबसे पहले जो कल यहाँ की क्राइम ब्रांच की टीम जो मौके पर पहुंचने के बाद यहाँ पे मामले की तफ्तीश में जुटी, इस वक्त में भी क्राइम ब्रांच की टीम मौके पे मौजूद है और यहाँ पर तफ्तीश कर रही है। और यहाँ तक कि घर के अंदर में कई जो परिवार के सदस्य हैं उससे भी इस मामले में पूछताछ चल रही है कि आखिर किस तरह से पिछले 1 महीने के अंदर में रोहित का कार्यकाल रहा, किस तरह रोहित आता था, जाता था, किस तरह से उनकी पत्नी के साथ रिश्ते थे, किस तरह से परिवार घर के अन्य जो सदस्य हैं उसके साथ में किस तरह से एक रिश्ता था। इन तमाम मामलों पर पड़ताल चल रही है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले रोहित की मां यानी कि उज्ज्वला शर्मा ने भी इस बात की पुष्टि की कि रोहित और उसकी पत्नी अपूर्वा के बीच में रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। यानी कि अपूर्वा भी जो है क्राइम ब्रांच के रडार पर है, या और इसके साथ ही घर में मौजूद जो कई जो सर्वेंट हैं बाकायदा उससे भी इस मामले में पूछताछ चल रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसका सर्वेंट जो रोहित के साथ विशेष तौर पर रहता था, वो है भोलू मंडल। भोलू से भी इस मामले में पूछताछ की गई, किस तरह से बाकायदा उस दिन घर में था, किस तरह से उन्होंने बॉडी को देखा। इस मामले में कहा जा सकता है कि कई जो लोग हैं वो घर के जो सदस्य हैं वो अभी क्राइम ब्रांच के रडार पर है, क्योंकि इतना स्पष्ट हो चुका है कि जो सीसीटीवी में मौजूद जो दृश्यों को देखने के बाद कि घर में कोई भी बाहर से कोई सदस्य घर में जबरदस्ती प्रवेश नहीं किया है, गलत तरीके से प्रवेश नहीं किया, यानी कि घर का जो सदस्य है उसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रदेव यादव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह सुर्खियों में है। वो एक के बाद एक बयान दे रही हैं। शहीद हेमंत करकरे पर दिए बयान पर उनकी खूब किरकिरी भी हो रही है। इस बीच साध्वी ने ताजा बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिंदुओं को दहशतगर्द कहने वालों को अपना अंजाम सोचना होगा। आप देखिए कि आतंकवाद, देश विरोधी जो लोग हैं, आतंकवादी कहने वाले, जो हिंदुत्व को आतंकवादी कहने वाले हैं, देश विरोधी लोग हैं, सैन्य विरोधी लोग हैं और धर्म विरोधी लोग हैं, हिंदुत्व विरोधी लोग हैं, समाज की अखंडता के विरोधी लोग हैं। वो अपने अंत की चिंता कर लें और अपने हश्र की चिंता कर लें।
सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपना दर्द बयान करने का हक है। नहीं, यातनाएं वेदना उसके दिल में है, उसको बोलने के लिए उसको अधिकार है। लेकिन ये सारे लोग डरे हुए हैं कि वो दिग्विजय सिंह को हरा देगी और दिग्विजय सिंह का जमानत भी जब्त हो सकती है। उतना लहर चलने लग गई है, तो किसी तरीके से उसको आतंकवादी कहना कि वो बेल पर है। अरे सोनिया गांधी भी तो बेल पर है, राहुल गांधी भी बेल पर है, हाँ, चिदम्बरम बेल पर है, उसका बेटा भी बेल पर है। जब तक वो सिद्ध नहीं होती कोर्ट में कि वो अपराधी है, तब तक उसको मासूम मानना ये हमारी कानून है। सियासी पार्टियां अपने अपने अंदाज में वोटरों को लुभावने ख्वाब दिखाने में मसरूफ है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसकी तरफ किसी पार्टी या लीडर की नजर नहीं जाती है। काबिल जिक्र बात तो ये है कि उनके अब्रू ने भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन बुजुर्ग मर्द और खवातीन की जो ओल्ड एज होम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। समाज से ठुकराए हुए ये लोग कैसी हुकूमत चाहते हैं, उनके अपने मसाइल क्या कुछ है, हुकूमत से उन्हें क्या उम्मीदें वाबस्ता है, ये जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने। नाज़रीन, आप देखिए हमें रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ओल्ड एज होम में मुकीम मुअम्मर अफराद का क्या है मुतालबा? मुअम्मर अफराद को हुकूमत से क्या है उम्मीदें? क्या हैं उनके मसाइल? कैसी चाहिए हुकूमत? औरंगाबाद का मातोश्री वर्धा आश्रम शहर के सिन रसीदा अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया उन्हें दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत मुतमईन नहीं कर सकती। ऐसा ही कुछ हाल मातोश्री आश्रम के बुजुर्गों का भी है। इस आश्रम में पनाह गुज़ीनों की तादाद 100 से ज्यादा है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने उनके हालात जानने की कोशिश की और इन लोगों को हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं। जब इस सिलसिले में बातचीत की, इन बुजुर्गों का साफ कहना था कि हुकूमत कोई भी आए, इससे उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ताहम कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हुकूमत को बुजुर्गों की तरफ ध्यान देना चाहिए, इनके ताम कयाम और तिब्बी इमदाद का इंतजाम होना चाहिए। आज तक समझो कांग्रेस सरकार रही 60-70 साल, वो उनके हिसाब से चलाते रहे। आज ये 5 साल से ये सरकार है, ये अपने हिसाब से चला रहे। ये दोनों सरकार में कुछ ऐसा फर्क तो कुछ महसूस होता नहीं। पिछली सरकार 60 साल में अपना मस्त रही। आज की सरकार अपने जो उनके विचार है, उनके जो ग्रुप है उनका, वो हिसाब से चल रही है। जनता की बोलो, इनकी कुछ किसी को फिक्र नहीं। क्या राजीव गांधी आया, क्या मोदी आया, क्या कौन आया और कौन आया? यहाँ का भी अगर खासदार आमदार है, वो भी कभी हमको पूछता है क्या रोड पे? ऐसे हमारे इसमें ऐसा इंटरेस्ट, ये सरकार होना वो सरकार होना, सिर्फ हमारे बुजुर्गों का जो ख्याल रखेगा, जो हमारी आड़ी अड़चन समझ लेगा, वही हमारा माँ बाप है, वही हमारा ये। महाराष्ट्र में हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले बैतुल मोअम्मरीन की तादाद 24 है, जिनमें से 8 मराठवाड़ा रीजन में हैं। इसके अलावा हुकूमत की इमदाद से रियासत गिर सतह पर 33 आश्रम चलाए जाते हैं। हुकूमत की इमदाद पर तकिया करने वाले आश्रमों में पनाह गुज़ीनों से माहाना फीस ली जाती है, लेकिन बेसहारा अफराद को तमाम सहूलियात मुफ्त दी जाती हैं। अपनों से अलग हुए इन बुजुर्ग अफराद के लिए वक्ती सहारा भी काफी अहमियत रखता है। वोट देना ये अपना बुनियादी हक मानते हैं, लेकिन साथ ही इस बात का भी बरमला इजहार करते हैं कि हुकूमत को इनकी कोई फिक्र नहीं है और ना ही मुस्तकबिल में कुछ मंजरनामा बदलेगा। कहते गुलगुले खा रहे जमाने में, लीटर भूखे मर रहे, क्या बोलना तुम्हारे को है पूछने वाला कोई? जी, इनके बाद गए साल उनकी स्टेट ये साल पेपरों में आते
हम पेपर में आए बस, ये कहाँ से स्टेट आ रही? तो ये इतना एंजॉय, ये इतना हमारे शरीकों को पाल रहा तो कैसे क्या होता नहीं, लेकिन यहाँ ठीक है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ी तब्दीली इतनी करना चाहिए कि उन्होंने अगर उनके ताबे में अगर ले लिए तो इससे ज़्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटी दे सकती है। सिर्फ आस है, हमको देती या नहीं देती ये बोल नहीं सकती। मातोश्री आश्रम में रहने वाले अफराद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से उन्हें सहूलियात मिलनी चाहिए। उनकी दवाओं और रहन सहन का ख्याल हुकूमत को रखना चाहिए। इस ताल्लुक से वो बैरूनी मुल्कों की मिसाल पेश करते हैं। उनका मुतालबा है कि इसी तरह हुकूमत को बुजुर्गों की जिम्मेदारी अपने सर लेना चाहिए। ऐसा जिस दिन होगा, रास्ते पर आपको कोई गधा घर नजर नहीं आएगा। अब हम तो यहाँ इतने थे, हमारे सर के कई रोडों पे पड़े वाले हैं। अगर सरकार ने तैयार करे तो वो भी दुआ देंगे ना कुछ तो भी। ऐसे भीख मांगते काय को फिरेंगे, काय को रोड पे सोएंगे। अभी मैंने पढ़ा है, कुछ सुना है, फॉरेन कंट्रीज में जो डेवलप कंट्रीज है, तुम्हारे एज के 60 होने के बाद वो सब जिम्मेदारी लेती है, अपनी जिम्मेदारी वो बुजुर्ग की, वो बूढ़े की, उसका लास्ट अंत होने तक लेती। तो वैसे सरकार ने करे तो बहुत क्या तुम्हारा सोने पे सुहागा बात है ऐसी। जिंदगी से मायूस इन बुजुर्गों को अब अगर कोई आस है तो सिर्फ इतनी कि उनके आखिरी अय्याम सुकून और चैन से गुजर जाएं। लेकिन करोड़ों की भीड़ में क्या हुकूमत या हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले उनकी आवाज सुन पाएंगे? ये एक सवाल है जिसका जवाब मुस्बत मिलेगा, इसके आसार कम ही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।